हेलो एंड वेलकम टू अवर व्यू स्टडी आईएएस। तो दोस्तों, सिविल सर्विस एग्जाम के प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट एंड कठिन टॉपिक करंट अफेयर का होता है और स्टूडेंट करंट अफेयर की सही और सटीक तैयारी के लिए हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर के इम्पोर्टेंस और डिफिकल्टी को समझते हुए आपके टेंशन को दूर करने के लिए हम करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और ये आपके लिए बिल्कुल भी फ्री में प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा और पे करने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कम से कम अपने 3 दोस्तों को शेयर करना होगा। दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM के 3 लेवल हैं। अगर आप तीनों लेवल को हॉनेस्टी से फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये 100% गारंटी है कि सभी एग्जाम में क्वेश्चन इसी करंट अफेयर से आएंगे जो हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा जो 3 लेवल है उसको हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या 3 लेवल होगा। तो पहला लेवल हम लोग का होगा करंट अफेयर डेली विथ MCQ। तो इसमें आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा जिसमें 5 सब्जेक्ट वाइज टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इंक्लूड किया जाएगा। ये डेली आपको मंडे से फ्राइडे 6 PM पर मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट लेवल है। सेकेंड लेवल इज करंट अफेयर विथ क्विज। करंट अफेयर जो वीकली करंट अफेयर रहेगा जिसमें आपको क्विज के माध्यम से पूरा करंट अफेयर, पूरा वीक का इसमें डिस्कशन, डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। ये भी एवरी संडे को 6 PM पर मिलेगा। और इसमें हम लोग का सिलेबस जो इंक्लूड है करंट अफेयर का उसको भी देख लीजिए। तो इसमें है नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इकोनॉमी, स्पोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्सन न्यूज, समिट एंड कॉन्फ्रेंस और मिसलेनियस। तो इस सभी को हम लोग इंक्लूड करेंगे ताकि करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत ना हो और हमको 100% क्वेश्चन का उत्तर मिले हमारे करंट और हम अपनी सीट एक पक्की करा पाएँ। और इस सब को रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जानते हैं कि जब भी हम रिवीजन पढ़ाई करते हैं 25% 24 घंटा के अंदर भूल जाते हैं और हफ्ता भर में हम केवल 25% ही हमको याद रहता है। इसलिए हम कहेंगे कि इसका रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन के पर्पज से हम 3 वीकली करंट अफेयर लेके आएंगे जो क्विक रिवीजन होगा और एवरी सैटरडे को 6 PM पर मिलेगा। ये तीनों लेवल है प्रीमी के लिए रामबाण है। कोई भी प्रीमी एग्जाम दे रहा हूँ सबके लिए रामबाण है। आप UPSC दे रहे हो, PCS दे रहा हूँ, BPSC दे रहा हूँ, RO का दे रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए रामबाण है। तो दोस्तों, हमें कहेंगे तीनों लेवल को आप ईमानदारी से फॉलो कीजिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए, जिसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। आपका टेंशन फ्री होकर आप पढ़ाई कीजिए, बस सारा टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास। आपका स्वागत है करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास में। फर्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें क्या है कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट ये हमारा कीवर्ड है, ठीक। और इसमें कुछ स्टेटमेंट देंगे उसके बारे में कंसीडर करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? आर्टिकल 107 107 प्रोवाइड द प्रोसीड्यूर फॉर समनिंग द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। 107 कीवर्ड है कि ये कीवर्ड किसके रिगार्डिंग? तो सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग के लिए, ठीक। तो यहाँ पर ये 107 नहीं होकर क्या होना चाहिए? 108 होना चाहिए, ठीक ना। 108 जो है, 108 जो है ज्वाइंट सिटिंग के लिए प्रावधान है कि दोनों हाउस के लिए, ठीक। तो ये गलत है। ज्वाइंट सिटिंग इज कॉल रिसॉल्व द डेड लॉक राइजिंग फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा ऑन द बिल, ठीक। तो ये डेड लॉक के लिए जब देखिए क्या होता है कि पार्लियामेंट में क्या होता है, बिल पारित किया जाता है। जब भी कोई बिल होती है, समझ रहे, तो पार्लियामेंट दोनों हाउस से पास होनी चाहिए। तो बिल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अगर मैंडेटरी रूप से देखा तो दो पार्ट में, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होती है और एक होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ऐसा बिल जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए नहीं आती है, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जब कोई बिल आएगी तो इसके लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता है, ठीक ना। ज्वाइंट सिटिंग इसके लिए नहीं होगा, ठीक। और जब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आए या ऐसा बिल जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के लिए नहीं हो उसको बोलते हैं उसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बोला जा सकता है। और इसके डेड लॉक होने पर क्या होता है कि आपको ज्वाइंट सिटिंग डेड लॉक क्या हो कि लोकसभा राज्यसभा रजामंदी नहीं हो रहे हैं तो उनको एक साथ बैठाया जाता है, डिस्कशन किया जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो उस डेड लॉक को रिसॉल्व किया जाता है। तो उसी रिसॉल्व करने के लिए फिर उसके बाद लोकसभा से और राज्यसभा से दोनों बिल पारित हो जाती है और प्रेसिडेंट के पास जाती है, प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं, उसके बाद बिल क्या हो जाती है, एक्ट बन जाती है। तो ये प्रावधान है, ठीक, ये प्रोसीड्यूर है, ठीक ना। अब इसमें थर्ड स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रेसिडाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग। नहीं, ज्वाइंट सिटिंग जब भी होती है तो स्पीकर ही उस पर बैठता है, लोकसभा का स्पीकर ही उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, ठीक है। तो इतना आपको 3, तो इसमें से फर्स्ट गलत है, थर्ड गलत है, फर्स्ट सेकेंड इज राइट, तो ओनली सेकेंड इज राइट, बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक।
अब वही एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में सेम वही चीज़ बताया गया जो आपसे डिस्कशन किया, ठीक है ना। तो इसमें कहा गया है कि ज्वाइंट सीटिंग का 108 में ये बताया गया है कि ज्वाइंट सीटिंग होगी जिसमें दोनों हाउस का ज्वाइंट सीटिंग का नियम है, ठीक। और ये किस लिए होगा कि कोई भी लेजिस्लेटिव इशू जो होगा बिल में उसको डिस्कशन करने के लिए। ज्वाइंट सीटिंग कन्वे व्हेन द डेडलॉक बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है ना। ये दोनों लोग मिलकर कलेक्टिव डिसीजन मैटर पर डिसीजन होगा। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉट सिटिंग फॉर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइडिंग ऑफिसर ड्यूरिंग द ज्वाइंट सिटिंग, ठीक। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा ऑप्शन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू विथ रेफरेंस टू असम अकॉर्ड, यहाँ पर कीवर्ड असम अकॉर्ड एंड सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट का सेक्शन 6A जो है उस वो कीवर्ड है। यहाँ पर दो कीवर्ड है, असम अकॉर्ड और सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। तो दोनों कीवर्ड को आपको अंडरलाइन कर लें या उसको अलग कर लें ताकि इसके रिस्पेक्ट में आप सोच सकें जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या है, सेक्शन 6A प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजन फॉर सिटीजनशिप टू इलीगल माइग्रेंट इन असम हु इंटर इन बिफोर 1985। तो क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि जो सेक्शन 6A है ये प्रोवाइड किया गया स्पेशल प्रोविजन दे रहा है, कुछ स्पेशल क्राइटेरिया व्यवस्था कर रहा है जो किसके लिए, जो इलीगली माइग्रेट होके आ गए हैं असम में, ठीक ना, कब, बिफोर 1985, ठीक। तो देखिए इसको हल करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि वास्तव में असम कार्ड क्या है, वास्तव में आपको सेक्शन 6A ऑफ सिटीजन एक्ट क्या है। तो इस पर थोड़ा सा हम डिस्कशन पर इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। फिर सेकेंड स्टेटमेंट, द असम कार्ड वाज साइन इन 1985 टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ इंडिजीनियस असम पीपल रिगार्डिंग द इलीगल माइग्रेंट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। The implementation of Section A has faced no legal challenge in Indian court। नहीं, ये लीगल चैलेंज किया गया था, ये भी इनकरेक्ट है। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट है, ऑप्शन ए। अब देखिए हम इसके बारे में थोड़ा सा आपसे बात करेंगे तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि वास्तव में असम कार्ड क्या है। और तो देखिए जब भी सिटीजन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्ट 2, अगर थोड़ा सा डिटेल में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के में पार्ट कितने हैं, 22 पार्ट हैं, ठीक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 22 पार्ट में से सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट, इसको रोमन अंक में लिखें तो मज़ा आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक का प्रावधान है, जिसमें से पार्ट 11 जो है, आर्टिकल 11 जो है ये पावर देता है पार्लियामेंट को, ठीक। पार्लियामेंट को पावर देता है कि भैया तुम कोई भी एक्ट बना सकते हो, रेगुलेशन, यानी किसको सिटीजनशिप बनाना है किसको नहीं। तो यही आर्टिकल 11 जो है पावर पार्लियामेंट को दिया और पार्लियामेंट ने क्या किया, सिटीजनशिप एक्ट बनाया। क्या बनाया, सिटीजनशिप एक्ट। कौन सा, 1955 सिटीजनशिप एक्ट बना, ठीक है ना। अब इसी सिटीजनशिप एक्ट में टाइम पर क्या अमेंडमेंट होता रहता है, चेंजिंग होता रहता है। तो जब यहाँ पर क्या हुआ कि 1971 की कहानी है, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो उस समय क्या हुआ था, बांग्लादेश में जब निर्माण हुआ तो बांग्लादेश में बहुत सारे भगदड़ मचे हुए थे और उसी भगदड़ में लोग बांग्लादेश को छोड़ के भाग के आ रहे थे, पास पड़ोस के राज्यों में, इंडिया में लोग आके रह रहे थे, ठीक है ना। तो इलीगली आके रह रहे थे, क्या इंडिया में, जो इससे पहले 71 से पहले इलीगली आके रह रहे थे, ठीक है। कहानी कब शुरू होती है, तो 1969, ठीक। तो आपको इतना कहानी समझ में आना चाहिए, ठीक ना। तो अब इसी, जब ये इंडिया में आ जाते हैं, बांग्लादेश का निर्माण हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो फिर उसके बाद क्या, वहाँ के लोग जो पीपल थे, असम के जो पीपल थे, असम, ये मेन असम, तो असम के पीपल ने बहुत सारा मूवमेंट किया कि इनको हटाया जाए, क्योंकि उनके रिसोर्स का वहाँ पर इनसिक्योरिटी बढ़ती है, रिसोर्स कम होते जा रहे थे। जब बाहर के लोग आ जाएंगे तो क्या होगा, रिसोर्स, इंडिजिनियस पीपल जो वहाँ के लोकल पीपल है उनको प्रॉब्लम क्रिएट होने, जब प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा तो उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1985, ठीक ना, असम एकॉर्ड साइन हुआ। क्या, असम एकॉर्ड। उसी असम एकॉर्ड जो है 1985 में साइन हुआ। उसी असम एकॉर्ड में ये बोला गया कि जो सिटीजनशिप एक्ट है, ठीक ना, उसका सेक्शन ए जो है, सेक्शन 6A जोड़ा गया और कहा गया कि जो जो 1966 से पहले आए हैं, ठीक ना, क्या 1966
1986 से पहले आए हैं वो सिटीजन रहेंगे, बाकी उसके पहले आए उनको वहाँ से कहाँ भाग के चला गया यार, ठीक है ना। तो उन्हीं को सेफ लोकल को सेफगार्ड करने के लिए यहाँ पर एक संशोधित किया गया था, उसमें एक सेक्शन 6A सिटीजनशिप डाला गया, इनेक्ट किया गया, और इसमें बोला गया कि 1986 में इसको किया गया, और इसमें 90 बोला गया कि असम में जो भी क्या है माइग्रेट हुए हैं कब, तो असम बिफोर जनवरी 1 1966, ठीक है ना। तो डेमोग्राफिक जो चेंजिंग हुआ उनको सर्टेन माइग्रेंट वाइल द एक्नॉलेजेड कंसर्न द लोकल कम्युनिटी, ठीक ना। तो स्टार्टमेंट 1 यहाँ पर बोल रहा है कि करेक्ट है, लेकिन इनकरेक्ट है। क्यों? वो बोल रहा है कि यहाँ तक आप देखेंगे तो 1986 वहाँ पर बाउंड्री, लेकिन 1966 होना चाहिए। यहाँ पर क्या करा, इलीगल माइग्रेंट हु इंटर द बिफोर 1986 ना 1966, ठीक ना, इसके पहले। तो यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक ना, हुमैन एरर हो जाता है, ठीक। असम अकॉर्ड वाज साइन 15 अगस्त 1985, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ असम मूवमेंट, ठीक ना, एम टू रिसॉल्व द इशू राइज फ्रॉम द इन्फ्लक्स इन लीगल माइग्रेंट फ्रॉम द बांग्लादेश टू प्रोटेक्ट राइट एंड आइडेंटिटी ऑफ लोकल पीपल, इंडिजिनियस असम पीपल का, ठीक। तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट। 6A है टू फेस वेरियस लीगल चेंज, ठीक ना। 6A का अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में इसका निर्णय आया है, वैलिडेशन को वैलिड करार दिया, कहा कि वैलिड है, ठीक ना। तो इसका ऐसा नहीं है कि चैलेंज नहीं हुआ, हमेशा इसका चैलेंज हुआ इम्प्लीमेंटेशन को लेके, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज वन प्राइमरी एडवांटेज ऑफ इम्प्लीमेशन। तो प्राइमरी एडवांटेज ऑफ द इम्प्लीमेशन साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन को एक और नाम दिया गया है, कहा जाता है वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है ना। तो एक नाम दिया गया है, ठीक, इससे फेमस है। यहाँ पर पूछा गया है कि पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है कि इंक्रीज द फ्रिक्वेंशियल ऑफ इलेक्शन। तो इलेक्शन इंक्रीज हो जाएगा, नहीं, इसको तो रिड्यूस करने के लिए बोला जा रहा है ना। तो इन प्राइमरी एडवांटेज लाभ की बात करते हैं, इनकरेक्ट। रिडक्शन इन द इलेक्शन रिलेटेड टू कास्ट, पैसा की, हाँ ये बात सही है, सबसे ज़्यादा फोर्स इसी पर, जिससे पूछिए सब लोग यही बोल रहे हैं कि पैसा बढ़ जाएगा, पैसा की क्या होगा, कास्ट रिड्यूस हो जाएगा, तो ये बात सही। ग्रेट ऑटोनॉमी ऑफ द रीजनल पार्टियाँ खत्म हो जाएगी, तो हम पढ़ते हैं डिसएडवांटेज में। इनहेंस द वोटर अवेयरनेस कैंपेनिंग, वोटर अवेयरनेस कैंपेनिंग लगभग न के बराबर हो जाएगी, ये भी इनकरेक्ट। तो केवल बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो वन नेशन वन इलेक्शन आप लोग करंट अफेयर में छाया हुआ है, उसको ध्यान से देखते रहिए, उसमें से घुमा फिरा क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर यूनियन कैबिनेट सेट द बॉल रोलिंग ऑन द होल्डिंग द साइमल्टेनियस इलेक्शन इन लोकसभा, स्टेट असेंबली और लोकल गवर्नमेंट, तीनों पर होगा। क्यों होगा? तो इसका प्रपोजल दिया गया हाई कमेटी लेवल का, जो वन नेशन वन इलेक्शन हेडेड बाई किसके द्वारा, तो फार्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद के द्वारा, कोविंद, कोविड नहीं, कोविंद, कोविंद के द्वारा ये हाई लेवल कमेटी बनाई गई, जिसमें ये बोला गया कि साइमल्टेनियस इलेक्शन हो तो अच्छा रहेगा। अब इसमें इलेक्शन साइमल्टेनियस होने का क्या, तो दो फेज में इसका बात किया गया कि दो फेज में, फर्स्ट फेज में क्या होगा कि लोकसभा और स्टेट असेंबली का इलेक्शन होगा, और सेकंड फेज में क्या होगा कि 100 दिन के बाद जो होगा लोकल बॉडी का होगा। तो ये दो फेज की बात की गई। बेनिफिट क्या है वन नेशन वन इलेक्शन का, तो इस एस्पेक्ट it is expected simultaneous election would be significant reduce the logistic burden on the authority, ठीक ना। और यहाँ पर एक और क्या बोल रहा है कि simultaneous election would be help to reduce the policy paralyze cause of frequently imposition of the model code of conduct। मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट बार लगने से क्या होता है कि जो पॉलिसियाँ बनाई जाती है वो सही तक नहीं पहुँच पाती है, वो रुक जाती है, ठीक ना। ये सब बहाना है, कुछ नहीं। 4 साल इनको पॉलिसी नहीं बना के यूज कर पाते हैं, जब 2 महीना बाकी रहता है तो कहते हैं कि पॉलिसी आ रही है। तो होल्डिंग ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन टू लोकसभा स्टेट असेंबली वुड बी रिड्यूस्ड मैसिव एक्सपेंडिचर इन द करंटली इनक्योर्ड फॉर द कंडक्ट सेपरेट इलेक्शन, ठीक है ना। तो ये आपका पी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, with reference to recent Supreme Court ruling on the appointment हाई कोर्ट जज। तो यहाँ पर दो कीवर्ड है, क्या, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग और यहाँ पर हाई कोर्ट जज का अपॉइंटमेंट है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो रूलिंग एम्फसाइज द नीड फॉर इफेक्टिव कंसल्टिंग विथ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक। ये बात सही है कि जब भी हाई कोर्ट के जज में अपॉइंटमेंट होगा तो सुप्रीम कोर्ट का जो काम होता है कि वहाँ के चीफ जस्टिस से पूछ के काम करेगा हाई कोर्ट के, ठीक ना। तो ये बात तो सही है।
अपॉइंटमेंट प्रोसेस कैन बी इन्फ्लुएंस बाय द पॉलिटिकल एफिलिएशन ऑफ कैंडिडेट। ना ही पॉलिटिकल कुछ भी इसमें घुस ही नहीं सकते हैं। द रूलिंग सीक द इंश्योर द ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट। सही, सुप्रीम कोर्ट से रिसेंट है ना, तो अब क्या होता है कि कोशिश करता है कि ट्रांसपेरेंसी ग्रेटर हो, अकाउंटेबिलिटी रहे जुडिशियल अपॉइंटमेंट में। ठीक, तो 1 और 3 इज करेक्ट ऑप्शन, सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट underscore the importance of the consulting of the Chief Justice of High Court during the appointment process। ठीक है ना, और यहाँ पर एलाइज हुई थे प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस, यहाँ पर जुडिशियल का इंडिपेंडेंस है। ठीक, अभी देखें एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियली जो है सेपरेट है। ठीक है ना, कौन सा आर्टिकल में, तो आपको मालूम चाहिए 50 आर्टिकल 50 आर्टिकल में। ठीक, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का अपॉइंटमेंट किस कौन सा आर्टिकल में है, तो आपका 1, 2, 4 का सब क्लास 2 में। ठीक ना, तो आपको इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट का भी चीफ CGI बन रहा है, ध्यान देते रहिए करंट अफेयर पर, बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। रूलिंग स्प्लिट एम टू लिमिटेड पॉलिटिकल, तो यहाँ पर क्या होता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का होने से लिमिटेड किया जाता है जुडिशियल अपॉइंटमेंट में। इन्फोर्स द आइडिया दैट द कैंडिडेट शुड बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड क्वालिफिकेशन रेदर देन पॉलिटिकल कनेक्शन। तो यहाँ पर पॉलिटिकल कनेक्शन को एकदम अवॉइड किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एड्रेसिंग द कंसर्न ओवर द आर्बिट्रेटरी ओपिक अपॉइंटमेंट। ठीक, तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है ना, देखिए मैं आपसे कहूँगा जो भी आप यहीं पर पढ़िए उसको याद करिए, 5 क्वेश्चन आप पर डे आप याद करते रहिएगा, तो आपका करंट अफेयर से कहानी डर ही नहीं रहेगा। ठीक है ना, यही क्वेश्चन आएंगे 100% में बोला हूँ, आर्टिकल ये सब याद रखिए। विथ रेफरेंस टू कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ 22 मेंबर, 22 मेंबर इलेक्टेड बाई लोकसभा ओनली ना है। ठीक ना, क्या होता है 22 मेंबर तो होते हैं, ठीक ना, लेकिन लोकसभा से नहीं, 15 लोकसभा से 7 को राज्यसभा से। ठीक, ए मिनिस्टर इज नॉट एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ कमिटी। सही बात है, मिनिस्टर कभी भी कमेटी का मेंबर नहीं बनता, अगर बन जाता है तो उसको, अगर कमेटी का मेंबर है और वो बन गया मिनिस्टर, तो जब मिनिस्टर बन जाएगा तो क्या होगा, तो उसको उसी दिन से, जिस दिन से मिनिस्टर बनेगा उस दिन से यहाँ से कमेटी से उसका कहानी खत्म, मेंबर की ख़त्म हो जाएगा। ठीक, और ये कमेटी कोई भी होती हो 1 साल की हो गई है, पहले रहती थी 1 साल की। ठीक है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा इज द चेयर ऑफ द कमेटी, नहीं जरूरी नहीं है। ठीक है ना, वो डिसाइड किया जाएगा कौन होगा। ठीक, तो इसमें से कितने सही हैं, तो ओनली 1 ठीक ना, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कमेटी एंड पब्लिक अंडरटेकिंग 22 मेंबर 15 हुए इलेक्टेड एनुअली बाई द लोकसभा अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिंगल वोट। ठीक ना, राज्यसभा नॉमिनेटेड 7 मेंबर हु आर द ट्रांसफरेबल वोट एंड द लिंक विद द कमिटी, hence statement is not correct. Speaker select the chairman of the committee member, hence third is not correct. मिनिस्टर आर नॉट एलिजिबल टू सर्व, मिनिस्टर कभी भी कमेटी के लिए सर्व नहीं करते हैं, तो स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट है। इफ़ द मेंबर इज अपॉइंटमेंट मिनिस्टर, अगर मेंबर है और मिनिस्टर बन जाता है तो आफ्टर बीइंग इलेक्टेड द कमेटी, तो समझ लीजिए क्या होगा, नो लॉन्गर सर्व एट द कमिटीज एट द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जब वो बन जाएगा तो वो कोई कमेटी को वो सर्व नहीं करेगा। कमेटी टर्म डज नॉट एग्जिस्ट 1 ईयर, कोई भी कमेटी हो उसका टर्म 1 साल से ज़्यादा नहीं होगा, तो ये इज करेक्ट ऑप्शन। तो आज यहाँ पर 5 क्वेश्चन हम लोग करंट अफेयर बेस्ड पॉलिटी का पूरा वीक का डिस्कशन किया गया। अगले कल मिलेंगे, डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री एंड कल्चर पर। ठीक है ना, तो आप जुड़े रहिए, और हम कोशिश करेंगे कि सैटरडे और संडे को नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो वीकली है, तो वीकली के लिए कुछ प्रॉब्लम टेक्निकल इशू आ जा रहा है। ठीक ना, इस वीक से हम उसका नवंबर से कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि अभी नया सीरीज़ शुरू किए हैं, तो इसलिए इसको कंटिन्यूटी लाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। चलिए ठीक है, आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए चिपक कर। ठीक है ना, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ग्रो कीजिए, बड़ा हो जाए तो और धमाका के साथ कुछ और किया जाएगा। जय हिंद।